जैसे मैंने एफ लिखा, एफ इज इक्वल टू या करके लिख रहा हूं, या एफ इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, माइनस डी यू बाई डी आर। हाँ मास्टर, हाँ मास्टर। तो एफ इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी आर, और यू की जगह माइनस पी ई कॉस थीटा होगा भाई साहब, माइनस माइनस प्लस, तो एफ का वैल्यू कितना आ गया प्लस, इसमें से पी कॉस थीटा बाहर ले लो, पी कॉस थीटा बाहर ले लो, इंटू डी ई बाई डी आर। ये नई चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, इनका डॉट प्रोडक्ट करो तो पी डी ई बाई डी आर कॉस थीटा, पी डी ई बाई डी आर डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। समझ गए बात को? हाँ मास्टर समझ गए, मास्टर समझ गए। हम कहेंगे वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब देखो एक एग्जांपल, एक एग्जांपल नहीं, एग्जांपल से पहले एक मजेदार चीज, समय थोड़ा ही बचा है, कि दो डाइपोल के मध्य लगने वाला बल है, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ था दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, तो दो आवेशों के मध्य बल कितना लगता है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। कितना बल लगता है बरकरार, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, दो आवेशों के मध्य। अब किसी ने हमसे कहा कि मास्टर हिम्मत हो ना, तो दो डाइपोल के मध्य बल निकाल के बताओ, दो डाइपोल्स के मध्य बल, मध्य बल। तो बेटा अलग अलग स्थितियों पर अलग अलग बल लगेगा, आपको देखना होगा कि डाइपोल रखा कहां है, रखा कहां है। तो देखो बेटा समझना ध्यान से, ध्यान समझना, कैसे निकाल लोगे, तरीका बता रहा हूं मैं, बस क्या बता रहा हूं तरीका। तो यहां पर हमने दो डाइपोल लिए, बालक बालकों, हमने दो डाइपोल लिए, एक डाइपोल इधर लिया भाईजान, भाईजान नहीं पाईजान, P1 और दूसरा डाइपोल यहां पर रख दिया, यहां पर रख दिया P2, दूसरा डाइपोल यहां पर रख दिया P2, ठीक है। इनके बीच की दूरी हमने मान ली कुछ r है, इनके बीच की दूरी कितनी है r, ठीक है। तो अभी बताओ, जैसे इस डाइपोल के लिए अपन देखें, तो इस डाइपोल के लिए कौन सी स्थिति है सर, अच्छी स्थिति है, इस डाइपोल के लिए अच्छी स्थिति है, अच्छी स्थिति। तो देखो हमें इसके कारण इस पर बल निकालना है, इसके कारण इस पर बल, और अगर फिर कोई पूछे कि इसके कारण इस पे कितना लगेगा, तो बराबर विपरीत, न्यूटन का तीसरा नियम, जितना बल ए इस पे लगाएगा उतना ही बल ए इस पे लगाएगा, जितना बल ए इस पे लगाएगा उतना बल ए इस पे लगाएगा, ये नियम है, नियम बरोबर, बराबर तथा विपरीत। तो हम क्या करते हैं समझना ध्यान से, डाइपोल डाइपोल P1 के क्षेत्र के कारण, क्षेत्र के कौन सा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत, अच्छी चीजें चल रही हैं आज क्लास में, क्षेत्र के कारण P2 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। देखो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्थितिज ऊर्जा लिखेगा, क्या करेगा बेटा, सबसे पहले हम स्थितिज ऊर्जा लिखेगा। तो स्थितिज ऊर्जा का अवकलन कर देते हैं, हमें बल मिल जाता है, ठीक है। या आप ऐसे ज्ञात कर चुके हैं कि जो बल होता है ना F, ये क्या हो गया, P वेक्टर डॉट डी ई बाई डी आर वेक्टर, डॉट डी ई बाई डी आर, डी ई बाई डी आर, ठीक है ऐसे। या इसको आप ऐसे लिख लेते हैं, P डी ई बाई डी आर, डी ई बाई डी आर इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिख लेते हैं। अब P किसका, तो ध्यान देना, क्षेत्र किसका पहले देखो, तो डाइपोल P1 के विद्युत क्षेत्र के कारण P2 पर लगने वाला बल, तो बताओ ये E विद्युत क्षेत्र किसके कारण, तो यह P1 के कारण, P1 के कारण, P1 के कारण, और ये क्षेत्र किसका, P1 का, और डाइपोल कौन सा बेटा, डाइपोल किसका, डाइपोल P2 वाला, P2 वाला। समझ रहे हो इस बात को कि हम क्या कर रहे हैं, डाइपोल P1 के विद्युत क्षेत्र के कारण P2 पर लगने वाला बल, P2 पर लगने वाला बल किस पर, P2 पर, तो P कौन सा लेंगे, अब दो P है, एक P1 एक P2, एक P1 एक P2, एक का विद्युत क्षेत्र और दूसरे का डाइपोल, तो P किस पर लगने वाला बल, किस पर लगने वाला बल, P2 पर, तो P की जगह P2, किसके कारण, विद्युत क्षेत्र किसका है सर, विद्युत क्षेत्र है P1 का, ठीक है। तो DE अपॉन DR, E किसका, E किसका, P1 का। अब देखो इसके लिए ये वाला डाइपोल कौन सी स्थिति है, ये अच्छी स्थिति है, अच्छी स्थिति। तो E किसका लेना है भाई पाईजान, E किसका लेना है, P1 का, E किसका, P1 का। तो P1 का E कितना हो जाएगा, E हो जाएगा नहीं 2, अच्छी स्थिति है ना, तो 2K P1 अपॉन R की घात 3, ये E किसका बेटा, पहले वाले डाइपोल का E1। तो बल कितना हो जाएगा भाई साहब, बल हो जाएगा F इज इक्वल टू, P की जगह क्या लोगे, P की जगह लोगे भाई साहब P2, DE बाई DR, तो DE1 बाई DR है ना, पहले वाले डाइपोल का, इनटू कॉस ऑफ थीटा कितना, 0 डिग्री। सर 0 डिग्री कैसे, तो देखो इसका क्षेत्र लिखे ना, इधर आएगा अच्छी स्थिति पर, ये किसके कारण क्षेत्र, P1 के कारण, बार बार लिख रहा हूं मैं, P1 के कारण। तो P1 के कारण बेटा जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा कहां होती है, इधर, P और E सेम दिशा में होते हैं। तो E1 क्या है, P1 डाइपोल का विद्युत क्षेत्र इधर, P2 डाइपोल है, P2 कहां है, इधर है, तो इनके बीच एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। P1 P2 और E1 के बीच एंगल कितना, 0 डिग्री है ना, एंगल थीटा कितना हो गया भाई साहब, 0 डिग्री हो गया। तो F की वैल्यू, F इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा, P2 इंटू D अपॉन DR ऑफ 2KP अपॉन 2K P1 अपॉन R3। तो F इज इक्वल टू कितना आया, इसमें से 2K P1 P2 बाहर आ गया, P1 P2 बाहर आ गया, और यहाँ डिफरेंशिएशन करना है किसका, 1 अपॉन R DR, और ये R की घात नहीं, R की घात माइनस 3 इसका डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली F इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 2K P1 P2, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -3, ये माइनस यहाँ हटाऊंगा, कितना हो जाएगा, -3 R टू दी पावर -4, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -6K P1 P2 -6K P1 P2 अपॉन R की घात 4। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि जो बल है वो किसके समानुपाती है, 1/R की घात 4 के, 1/R की घात 4, ये दो डाइपोल के मध्य लगने वाला बल, दो डाइपोल के मध्य लगने वाला बल 1/R की घात 4 के समानुपाती होता है, दो डाइपोल के मध्य लगने वाला बल 1/R की घात 4 के मध्य समानुपाती होता है। फोर्स किसके बीच, फोर्स बिटवीन ए BW का मतलब होता है बिटवीन टू डाइपोल्स, व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/R की घात 4 के, 1/R की घात 4 के। अच्छा अगर कोई कहे कि सर एक डाइपोल यहाँ रखा होता है, एक डाइपोल यहाँ होता, तो जैसे हमने एक डाइपोल यहाँ रख दिया और एक डाइपोल यहाँ रख दिया, P1 ये P2, तो क्या होता, हमने कहा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। P1 के कारण P2 पे बल निकालते, P1 के कारण P2 पे बल निकालते, अभी ये डाइपोल किस अक्ष पर है, निरक्ष पर है, डाइपोल अभी किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में।
ठीक है, तो ये P1 है, P1। अब P1 का फील्ड हम निकालते हैं यहाँ, तो इस दिशा में होता है, इस दिशा में होता है निरक्षीय स्थिति पे E1। E1 क्या है? P1 के कारण क्षेत्र, P1 के कारण क्षेत्र, P1 के कारण क्षेत्र। बस अभी ये डाइपोल निरक्षीय स्थिति में, P1 के लिए अभी अच्छी स्थिति, और इधर P1 के लिए बेटा P2 निरक्षीय स्थिति है। तो इस केस में अगर हम E1 का मान लिखते तो बस E1 का मान बदलता K P1 अपॉन RQ, रिजल्ट वही रहता, वैसा ही रिजल्ट आता, तरीका वही रहता, बस फील्ड बदल जाता। यहाँ पर फील्ड कितनी हो गई थी भाई? यहाँ पर फील्ड हो गई थी, कहाँ गई? ये रही, यहाँ पर फील्ड हो गई थी 2K P1 अपॉन RQ, है ना, क्योंकि अच्छी स्थिति थी, अच्छी स्थिति। डाइपोल P2 P1 के रिस्पेक्ट में अच्छी स्थिति पे, डाइपोल अगर ऐसे रखे होंगे तो P1 के रिस्पेक्ट में P2 निरक्षीय स्थिति पर है, और निरक्षीय स्थिति पर ये कितना होता है K P1 अपॉन RQ, तरीका बिल्कुल सेम रहता है। तो बेटा ये चीजें थोड़ी अच्छी थी, मुझे उम्मीद है ज्यादातर बच्चों को क्लियर होगी बात, और जिन बच्चों को नहीं है तो एक बार और देखें वीडियो को। इसमें जैसे जब ऊर्जा वाली कहानी आई, बल वाली कहानी आई, तो इसमें थोड़े से 11th क्लास के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं। तो जिन बच्चों को 11th बहुत ज्यादा वीक होगा, 11th एकदम सपाट होगा, 11th कैसा होगा बेटा? एकदम सपाट, नेथन लाइन की खोपड़ी की तरह, नेथन लाइन की खोपड़ी की तरह, उनको समझना ये बात। दिलों निकला साना, देखो पॉइंट चार्ज के मध्य जब बल लगता है ना, तो F समानुपाती होता है 1/r²। ये तो हम जानते हैं, न्यूटन सॉरी कूलॉम अंकल ने बताया था कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। सर थीटा 0 हो तो, थीटा अगर 0 होगा तो cos 90 0, बल 0 हो जाएगा। थीटा अगर 0 होगा तो cos थीटा में रखना, सॉरी थीटा अगर 90 होगा ना तो cos 90 आता है, 0 हो जाएगा, फिर बल लगेगा ही नहीं। जितना भी थीटा 30 हो तो 30 रख दोगे, थीटा 30 होगा तो 30 रख दोगे। गुड बेटा गुड, है ना। ये 10% बच्चे हैं, थोड़ा सा आप एक दो बार वीडियो को और देखना या मार्क कर लेना कि डाइपोल वाला अभी नहीं, 2 महीने बाद, या जब आप 11th का जो पोर्शन नहीं पता ना वो कवर कर लो, तो देखना कि 11th का पोर्शन आप फिर से कवर कर लें। ये बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, जो मैंने डाइपोल के बीच लगने वाला बल इसकी चर्चा की, बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। डाइपोल के मध्य लगने वाला बल F विद्युमानुपाती R के घात 4, पिछले स्लाइड पर प्रूफ किया है, पिछले स्लाइड पर ही प्रूफ किया, मैंने प्रूफ करके बताया, लिखवाया भी है बड़े अक्षरों में। देखो फोर्स बिटवीन डाइपोल, फोर्स बिटवीन टू डाइपोल, F समानुपाती 1/r की घात 3। अब ये तीसरा F समानुपाती R की घात 1/3, एक किसके बीच में बेटा? पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश और डाइपोल के लिए, बिंदु आवेश और डाइपोल के लिए कैसे? तो F इज इक्वल टू, हम बिंदु आवेश के लिए क्या लिखेंगे? Q इंटू E किसका? डाइपोल का। बल किसके बीच में लिख रहे हैं भैया? बल किसके बीच में? बिंदु आवेश और डाइपोल के बीच में, बिंदु आवेश और डाइपोल के बीच में। तो बिंदु आवेश कितना? Q। फील्ड किसका? बल बराबर क्या होता है? QE होता है। बल बराबर क्या होता है बेटा? Q इंटू E होता है। तो QE में Q तो आवेश हो गया, E किसका ले लो बेटा? डाइपोल का, डाइपोल का। और जो डाइपोल का विद्युत क्षेत्र है, डाइपोल का विद्युत क्षेत्र है, ये समानुपाती होता है ना, Q तो हो ही गया, Q ये डाइपोल का विद्युत क्षेत्र समानुपाती होता है 1/r की घात 3, या मैं, है ना। तो देखो बेटा, ये Q हो गया इनटू जो विद्युत क्षेत्र है वो किसके समानुपाती, या ऐसे लिख लो, ये जो E डाइपोल है ये समानुपाती होता है 1/r की घात 3। इसलिए बेटा जो बल है वो समानुपाती आ गया 1/r की घात 3। किस केस के लिए बेटा? इस केस के लिए। तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल 1/r² के समानुपाती, दो डाइपोल के मध्य लगने वाला बल 1/r की घात 4 के समानुपाती, और एक बिंदु आवेश मतलब पॉइंट चार्ज और डाइपोल के मध्य लगने वाला बल समानुपाती होगा 1/r की घात 3 के, 1/r की घात 3 के। अब हम अभी छुट्टी नहीं करेंगे बेटा, हमें 2 सवाल करवाने हैं, आप आज्ञा दे दो। एक विद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण P है, खत्म करते हैं, बस 2 सवाल है, 5 मिनट लगेंगे। एक विद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण P है, समरूप विद्युत क्षेत्र E में स्थायी साम्यावस्था, कमेंट में बताओ जल्दी, स्थायी साम्यावस्था में P और E के बीच एंगल कितना होगा? एंगल बिटवीन P एंड E, एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर कितना होना चाहिए? P वेक्टर एंड E वेक्टर एंगल कितना होना चाहिए? स्थायी साम्यावस्था में रखा गया। इसे अस्थायी साम्यावस्था का गुणन कराने हेतु आवश्यक कार्य, इसको अस्थायी साम्यावस्था में लाना है। अस्थायी साम्यावस्था में एंगल बिटवीन, एंगल के खेल, एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर बताओ। तो सर अस्थायी साम्यावस्था में होता है 180 डिग्री। स्थायी साम्यावस्था कब होगी? P और E की स्थायी दोस्ती कब होगी? जब वो एक दिशा में हो, जब वो एक दिशा में सोचें। याद रखने का तरीका, दो अच्छे दोस्त, दो स्थायी दोस्त कब होते हैं? जब वो एक ही दिशा में सीखते हैं। तुमको क्या पसंद है? चाय। तुमको भी क्या पसंद है? चाय। दोनों को चाय पसंद है, चलो चलते हैं थड़ी पर, चलते हैं चाय की दुकान पर, चलते हैं गुमटी पर, चलते हैं ढाले पर, चलते हैं टपरी पर। अलग अलग जगह चाय की दुकान का नाम अलग अलग होता है। अब एक ने कहा कि तुमको क्या पसंद है? चाय। तुमको क्या पसंद है? छाछ। चाय छाछ ये साथ साथ जाएंगे कि छाछ की दुकान उधर है, चाय की दुकान उधर है? अस्थायी साम्यावस्था, दोस्ती टूट जाएगी कि नहीं, हम कल तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तो हमारे साथ चाय की दुकान अलग है, छाछ की दुकान अलग है, समझ गए? तो अब देखो, इसको गुणन कराने हेतु आवश्यक कार्य, ठीक है। कार्य कौन करेगा? बाहरी व्यक्ति, तो है ना, कराने हेतु आवश्यक कार्य कौन करेगा? बाहरी व्यक्ति। हमसे पूछ रहे हैं ना कि इसको स्थायी साम्यावस्था से अस्थायी में लाओ, मतलब ये ऐसे थे, P और E ऐसे थे कब? इनिशियली। अब हमने इनको ऐसा कर दिया, E इधर ही, P को उल्टा कर दिया, फाइनल पोजीशन, ये बाहरी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य है। तो बाहरी व्यक्ति द्वारा किया गया, जो आप उसमें पढ़ते हो ना, जैसे आप में से कोई बच्चा कह रहा था कि सर ये रिजल्ट होता है, बेटा ये रिजल्ट बाहरी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य का, बाहरी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य का हमने निकाला था विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। तो वर्क डन बाय बाहरी व्यक्ति, एक्सटर्नल एजेंट, बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, और U कितना होता है? U होता है माइनस PE cos थीटा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू कितना हुआ? ये माइनस का PE cos 180 डिग्री, ठीक है। ये U फाइनल माइनस का U इनिशियल कितना? तो माइनस का PE cos 0 डिग्री। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो गया? ये cos 180 का मान -1, तो माइनस प्लस PE, ठीक है। और ये माइनस प्लस PE cos 0 का वैल्यू 1, तो आंसर कितना हो गया? 2PE। मैं PE नहीं, 2PE। मुझे गुस्सा नहीं आता, नहीं तो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आना भी नहीं चाहिए गुस्सा। चलिए
माइनस 2 पी। क्लियर होगा बेटे सवाल, है ना। तो ये सूत्र हम ये तरीका उपयोग करेंगे, बी केयरफुल, है ना। तो बेटा किताबों में ये लिखा होता है ना, पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये बाहरी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य होता है, इसके चक्कर में मत पड़ना, बहुत सवाल में फंस जाओगे। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल समरूप विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया है। ओहो, समरूप विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया है। डाइपोल को 60 डिग्री से घूर्णन कराने हेतु आवश्यक कार्य कितना है, W है। तो डाइपोल को घूर्णन स्थिति पर ही बनाए रखने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण याद करें, बल आघूर्ण याद करें। तो देखो पहले इनिशियल स्टेट में क्या है, देखना इनिशियल स्टेट में एंगल डिसाइड करना है, तो बस इनिशियल स्टेट में P और E एक ही दिशा में, दे आर समांतर। तो इनिशियल स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, तो हम लिखेंगे माइनस PE cos 0 डिग्री। तो इनिशियल स्थिति ऊर्जा कितनी, तो भाई साहब इनिशियल स्थिति ऊर्जा होगी माइनस का PE। अब क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा, आखिरी सवाल है बस, काम तमाम। डाइपोल को 60 डिग्री से घुमाने के लिए आवश्यक कार्य, तो बेटा फाइनल अवस्था में देखना, फाइनल अवस्था में तो E तो इधर ही है, P को कितना घुमा दिया 60 डिग्री, P को कितना कर दिया, कहां से कितना घुमा दिया बेटा 60 डिग्री। तो अब इस अवस्था में हम फाइनल एनर्जी लिखें तो माइनस PE cos एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो U फाइनल कितना है, U फाइनल हो गया माइनस PE/2। अब यहां से यहां डाइपोल को स्थायी साम्यावस्था से यहां ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा, तो डाइपोल को घुमाने में किया गया कार्य, डाइपोल को घुमाने में बाहरी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, बाहरी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। तो बाहरी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू माइनस PE/2 माइनस का PE। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू कितना आ गया, प्लस का PE डिवाइडेड बाय 2 इतना आ गया। अब इसका मान सवाल में कितना दिया गया है, W। इसका मान सवाल में कितना दिया गया, सवाल में इसका मान बेटा W दिया है, सवाल में W दिया है। तो यहां से हमें PE के मान की आवश्यकता हुई, तो PE का मान कितना आ गया 2W। PE का मान कितना आ गया बेटा 2W, P बराबर 2W। अब ये पूछ रहे हैं कि इस अवस्था में टॉर्क कितना लगेगा, अगर हमें इसको इसी अवस्था में रखना है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर घुमा देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क लगाएगी कैसा, क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क लगा रही है कौन सा, क्लॉकवाइज। तो अगर हमें इसको इसी दिशा में रखना है, ये टॉर्क किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर टॉर्क होगा। अगर हमको इसको इसी अवस्था में रखना है तो बाहरी टॉर्क लगाना पड़ेगा इसके विपरीत। ठीक है, आपने नहीं कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में टॉर्क लगा रहा है, क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क क्लॉकवाइज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे घुमा देगी, सीधा कर देगी, है ना। वैसे भी आपको पता है कि कोई भी चीज हमेशा स्थायी अवस्था में रहना चाहिए, किस अवस्था में रहना चाहिए, स्थायी अवस्था में, अपने आप ही। जैसे पेन है, हमने छोड़ा कहां गया नीचे, पेन है छोड़ा कहां गया नीचे। अगर इसको कोई पकड़ के नहीं रखेगा तो नीचे चला जाएगा। अब हम कहें कि इसको यहाँ पकड़ के रखने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा, इसको यहाँ पकड़ के रखने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा। तो किसी वस्तु को जैसे नीचे mg लग रहा है ना, कोई वस्तु पृथ्वी सतह पर कितना बल लग रहा है mg। हम कहें कि ये यहाँ है, इसी अवस्था में इसको रखना है, इसको हमें इसी अवस्था पर रखना है, छोड़ देंगे तो गिर जाएगा। तो इसी अवस्था में रखने के लिए हमें बल लगाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ है और F कितना mg के बराबर, F बराबर क्या होना चाहिए mg। तभी बेटा तभी हम इसको पकड़ के रख सकते हैं, नहीं तो नीचे गिरेगा। बोतल है, छोड़ देंगे नीचे गई, कौन ले गया mg, पकड़ के रखना है। तो हमने कितना बल लगाया अभी बोतल पर, mg के बराबर, नीचे mg ऊपर मेरे द्वारा लगाया गया बल, तो मेरे द्वारा लगाया गया बल मस्ट बी इक्वल टू mg, तभी बराबर रह पाएगा। ऐसे ही डाइपोल है, इधर से छोड़ देंगे टुप स्थायी साम्यावस्था में, यहाँ से छोड़ेंगे टुप स्थायी साम्यावस्था में चला जाएगा। अगर इसको हमें यहाँ पकड़ के रखना है, यहाँ पर ही बनाए रखना है ना, स्थिति पर ही बनाए रखने हेतु बेटा हमें बाहरी टॉर्क लगाना पड़ेगा। और बाहरी टॉर्क कितने के बराबर, बाहरी टॉर्क हमें कितने के बराबर लगाना पड़ेगा, जितना की बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, तो टॉर्क एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, तो PE sin थीटा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क। हाँ सर, तो टॉर्क एक्सटर्नल कितना हो गया, PE की वैल्यू 2W, PW नहीं 2W, है ना। यहाँ से PE की वैल्यू कितनी है बेटा 2W है, और sin थीटा कितना 60, sin 60 डिग्री। तो टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा 2W इंटू 1/√3/2। बेटा माफ कर देना, थोड़ा ज्यादा समय ले लिया आज हमने, हम आपसे घनघोर माफी चाहते हैं, लेकिन बस अब काम खत्म। दिस इज द आंसर। हम कुछ क्वेश्चंस और देंगे आपको होमवर्क के लिए, नेक्स्ट टर्न पर वो डिस्कस कर देंगे डाइपोल के 1-2 क्वेश्चन एडवांस और मेंस के भी हैं, वो भी हमें करवाना है, नेक्स्ट टर्न पर करवा देंगे। एक बड़ा प्यारा सवाल पूछा था एडवांस में डाइपोल का, और एक आसान सवाल पूछा था। ठीक है, तो कोई गिला सिखा हो तो जल्दी बता दो। अच्छा, आज कितने लोग टच में चले हैं। आज का लेक्चर ना थोड़ा अच्छा था, इसलिए अच्छा था क्योंकि बच्चों को ना थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि इसमें 11th क्लास के कॉन्सेप्ट भी घुस जाते हैं कि कार्य कितना, ऊर्जा कितनी। जिन बच्चों की कार्य ऊर्जा शक्ति वाला टॉपिक अच्छा है उनको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको कई बार बोला है 11th बर्बाद है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समय निकाल के सरल रेखा में गति, प्रक्षेप गति, न्यूटन के गति के नियम, कार्य ऊर्जा शक्ति, घूर्णन गति, ये वाले अध्याय तो आपको कर ही लेना चाहिए, कदम कदम पर जरूरत पड़ती है। फिलहाल अब नहीं पड़ेगी उतनी, अब चुंबकीय क्षेत्र में जाके पड़ेगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में भी हमें डाइपोल पढ़ना पड़ेगा, चुंबकीय डाइपोल। कुछ बच्चों को तो बिल्कुल क्लियर होगा। गुड बेटा। ये लगभग 8% बच्चे और हैं, 95% बच्चे अच्छे से समझते हैं। तो बेटा जिस जगह कंफ्यूजन हो आपको, उस जगह का वीडियो फिर से देखना। फिर भी कंफ्यूजन हो तो नेक्स्ट टर्न पर जब मैं आऊंगा तो मैं खुद से पूछूंगा कि बच्चों बताओ पिछले लेक्चर में कोई डाउट है क्या, और मैं स्लाइड सब संभाल के अपने पास रखूंगा, पॉकेट में। तो एक बार और देखना, समझने की कोशिश करना, नहीं आए मार्क कर लेना, हमसे पूछना कि सर हमें इस वाले केस में दिक्कत है, एक बार और बता दो, थारा भाई तो मैं जरूर बताएगा, क्योंकि थोड़ी अच्छी चीजें 4 बार पूछो चलता है। लेकिन अगर तुम ये पूछो सर 90 माइनस 60 लिखा ना मैंने, सर 30 कैसे होगा, सर 30 कहां से है, तब गुस्सा आता है। अदरवाइज साधु आदमी गुस्सा ना आवे, पागलपंती करोगे तो डांट भी खाओगे। बोर्ड के लिए क्या करें, मजे करो, जो चीजें बता रहे हैं मैं खुद लिख देता हूं उस पर, कि बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है, करते चलो उनको, डेरिवेशंस को। चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। टेक केयर, लव यू ऑल।